राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है माँ के होते हुए भी मेरा मायका खत्म हो गया। दिव्या बाजार गई हुई थी सब्जियां लेने के लिए और भी कुछ घर के सामान लेने थे। वैसे ही काफी देर हो चुकी थी। ऊपर से जब से दिव्या का मिसकैरेज हुआ था उसका मन भी कुछ अच्छा नहीं रहता था। वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। साथ ही उसके दिल में अपनी ननंद तन्नू के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली नफरत भी भर चुकी थी। आज तक वह तनु को माफ नहीं कर पाई थी और ना चाहते हुए भी वह सारी बातें उसके दिमाग में घूमती रहती थी। खैर दिव्या बाजार में थी और जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी क्योंकि घर जाकर भी बहुत सारे काम थे। दिव्या जितनी ज्यादा कोशिश कर सकती थी उतना जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ चलती जा रही थी। शाम के 7 बज चुके थे। अभी तो उसे सब्जियां भी खरीदनी थी। घर पर आज के खाने के लिए सब्जी कुछ भी नहीं थी। ऊपर से घर जाकर खाना भी बनाना था। खैर जैसे तैसे करके अपनी खरीदारी करके वो लंगड़ाते पैरों से घर पहुंची। अभी घर में अपने कदम रखे ही थे कि सामने सोफे पर ननंद तनु को देखकर उसका पूरा का पूरा मूड ही ऑफ हो गया। मन नफरत से भर उठा। आज ये क्या लेने आई है यहाँ पर। सीधा यही सवाल दिमाग में कौंधा। तभी सासू माँ माया जी की तरफ ध्यान गया। उन्होंने इशारे से उसे फटाफट खाना बनाने को कहा। दिव्या ने ना कोई नमस्ते की और ना ही कुछ, सीधा अपने कमरे में चली गई। ये देखकर तनु उसे देखती रह गई। फिर उसने माया जी की तरफ देखा और शिकायत करने लगी। मम्मी आपके घर में क्या मेरी यही इज्जत है जो आपकी बहू मुझे नमस्ते तक नहीं करके गई है। आपके घर में मेहमानों का इसी तरह से स्वागत होता है। पर माया जी ने तनु को उसे नजरअंदाज करने को कहा। कमरे में जाकर दिव्या ने अपना बैग रखा, कपड़े चेंज किए और सब्जियां लेकर रसोई घर में आ गई। पर दिमाग में अभी भी यही सब कुछ चल रहा था कि आखिर तनु क्या लेने आई है यहाँ पर। आखिर दिमाग में कुछ भी चल रहा हो पर खाना तो उसे बनाना ही था। आखिर पेट की भूख दिमाग में चल रही हलचल से कहाँ शांत होती है। फिर ऊपर से ननंद आई हुई है तो चाहे मन हो या ना हो उसका तो स्वागत करना ही पड़ेगा। उससे बात करो या ना करो वो खाना तो खाकर जाएगी ही। इसलिए खाने के लिए फटाफट से सब्जियां सुधारने लगी। दिव्या भी सब्जी सुधार ही रही थी कि इतने में माया जी भी रसोई में आई और आते से ही बोली, दिव्या ये क्या तरीका है। तनु पूरे 5 महीने के बाद मायके आई है। कम से कम उसे नमस्ते तो कर सकती थी तुम। दिव्या ने एक नज़र माया जी की तरफ देखा और कहा, आप अब भी मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं उन्हें नमस्ते करूंगी। वो ननंद है तुम्हारी और उम्र में बड़ी भी है तुमसे। उसका ओहदा भी तुमसे बड़ा है। इस लिहाज से ही नमस्ते कर लेती। माया जी ने कहा तो दिव्या सब्जी के बर्तन उठाते हुए बोली, ओहदा बड़ा होने से क्या होता है। कर्म तो उनके ऐसे हैं नहीं कि मैं उन्हें सम्मान दूं। देखो दिव्या तनु माँ बनने वाली है। वो अपनी डिलीवरी के लिए यहाँ आई हुई है। एक बेटी अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। उसकी भाभी होने के नाते अब उसकी सेवा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी ना। माफ कीजिएगा मम्मी जी, वो दुनिया की पहली औरत थोड़ी ना है जो कि माँ बनने जा रही हैं। मैं इतनी आदर्शवादी औरत नहीं हूँ और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उस औरत को नमस्ते करूँ जिसने मेरी जिंदगी दुश्वार करके रख दी है। वो आपकी बेटी है तो आप जाने और उसका भाई जाने, पर मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। इतना कहकर दिव्या ने गैस पर सब्जी छौंकने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी, पर एक बार भी पलटकर माया जी की तरफ नहीं देखा। आखिर माया जी भी क्या कहती। उनकी बेटी के कर्म भी ऐसे ही रहे थे। इसलिए पलटकर वापस से हॉल में आकर तनु के पास बैठ गई। इधर खाना बनाती हुई दिव्या के हाथ खाना बनाते समय तेजी से चल रहे थे, पर दिमाग में पिछली यादें घूम रही थी जिसे याद कर करके तनु के लिए उसकी नफरत बढ़ती ही जा रही थी। दिव्या और आशीष की नई नई शादी हुई थी। उसका ससुराल छोटा सा परिवार था। घर में सास माया जी और ननंद तनु ही थी। आशीष और तनु जुड़वा भाई बहन थे। इसलिए तनु दिव्या से उम्र में बड़ी थी। उसके लिए माया जी लड़का देख ही रही थी, पर पहले आशीष के लिए उन्हें दिव्या पसंद आ गई। इसलिए उन्होंने आशीष की शादी पहले दिव्या से कर दी। माया जी तनु पर कभी भी रोक टोक नहीं करती थी। इस कारण से वो थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। ये बात उसे उसी दिन पता चल गई जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। बक्सा खुलवाई की रस्म चल रही थी। आखिर ननंद को ही बक्सा खोलना था तो तनु को ही
बुलाया गया। बक्सा खुलवाई की रस्म में तनु को उसकी पसंद की एक साड़ी लेने के लिए माया जी ने कहा, पर ये क्या, तनु ने तो एक साथ 3 साड़ी निकाल ली। दिव्या तो उसकी शक्ल ही देखती रह गई। जब दूसरी रिश्तेदार महिलाओं ने कहा, तनु तुम्हें एक साड़ी ही निकालना चाहिए थी। बेटा ये तो तुम्हारी भाभी की साड़ियाँ हैं, उसके मम्मी पापा ने उसे कितने प्यार से दी होंगी। अरे तो क्या हो गया, भाभी तो मेरी ही है, इतना तो हक मेरा भी है। तभी तनु की मामी बोली, बेटा हक तो एक साड़ी का ही था, तुमने तो 2 और जबरदस्ती से उठा ली हैं। तो मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली हैं, और मुझे अगर ये साड़ियाँ नहीं मिली तो मैं भी भाभी को इन्हें पहनने नहीं दूंगी। आखिर तनु जिद पर आ गई तो माया जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, ये साड़ियाँ तनु पहने या फिर दिव्या पहने, बात तो एक ही है, इतना क्यों बवाल मचा रहे हो। जा तनु, फटाफट से साड़ियाँ ले जाकर अपने कमरे में रख दे। माया जी की शय पाकर तनु वो साड़ियाँ लेकर अपने कमरे में चली गई। दिव्या सिर्फ और सिर्फ उसे जाते हुए देखती रह गई। तनु हर जगह अपनी मनमानी ही करती। दिव्या के लिए तो वो आगे से आगे हर काम तैयार रखती। मजाल है कि दिव्या फ्री होकर आशीष के साथ कहीं घूमने तो चली जाए। एक बार आशीष के स्टाफ में किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी। आशीष ने दिव्या को पहले से ही कह दिया था कि तुम तैयार रहना, लेकिन जिस दिन जाना था उस दिन तनु ने जानबूझकर पूरी रसोई को फैला दिया। तनु सिर्फ काम फैलाती थी, कभी घर का काम उसने समेटा नहीं था, तो आखिरकार दिव्या को ही काम पर लगना पड़ा। जब आशीष घर पर आया तो दिव्या को तैयार ना देखकर वो बोला, दिव्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हें मैंने 3 दिन पहले ही कह दिया था कि मेरे स्टाफ में पार्टी है तो वहां पर जाना है। यार तुम में जरा सी भी समझ नहीं है। दिव्या ने कहना चाहा कि तनु ने रसोई फैला दी तो आशीष ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया, अब बहानेबाजी मत करो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तुम घर में बैठकर रसोई साफ करो। जब आशीष जाने को हुआ तो तनु तैयार होकर आ गई और उससे बोली, चल भाई मैं चलती हूँ तेरे साथ, बहुत दिन हो गए किसी पार्टी में गए हुए। आखिर आशीष क्या ही कहता। तनु उसके साथ बाइक पर बैठी और दोनों पार्टी के लिए रवाना हो गए, जबकि दिव्या घर में मन मार कर रह गई। पर हैरानी उसे इस बात की थी कि माया जी ने कुछ भी नहीं कहा, उनकी तरफ से उनका घर का काम हो रहा था। अक्सर तनु की यही हरकतें आशीष और दिव्या में झगड़े का कारण बनने लगी थी। पर ना तो तनु सुधरी और न ही माया जी ने उसे कभी सुधरने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद पता चला कि दिव्या माँ बनने वाली है। उसके और आशीष के लिए ये बड़ी खुशी के पल थे। खुशी की बात तो माया जी और तनु के लिए भी थी, लेकिन घर के कामों में दिव्या को फिर भी कोई मदद नहीं थी। उस दिन दिव्या को चेकअप के लिए अस्पताल भी जाना था। सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आशीष भी तैयार हो चुका था। दिव्या और आशीष निकलने के लिए हुए तो तनु ने जिद कर ली, भाभी पहले छत पर से कपड़े उतार कर नीचे रख जाओ, मैं आपकी नौकर नहीं लगी हूँ जो छत पर से मैं कपड़े उतार कर लाऊंगी। तनु की बातों को सुनकर आशीष ने कहा, तनु ये काम तो तुम खुद भी कर सकती हो, देख नहीं रही हो कि उसकी तबीयत खराब है। अरे वाह, आज तो बीवी के लिए मुझसे लड़ने को भी तैयार हो गया। तबीयत कोई इतनी भी खराब नहीं है कि छत पर से जाकर कपड़े नहीं ला सकती, और वैसे भी तुम्हारी पत्नी इस घर की बहू है तो ये तो उसकी ही जिम्मेदारी है, तुझे बोलना अपना मूड खराब करने के बराबर है। मैं खुद ही जाकर ऊपर से कपड़े ले आऊंगा। हाँ हाँ, अब बीवी के सामने पानी ही तो भरेगा ना तू, जोरू का गुलाम जो ठहरा। उसकी बातों को सुनकर आशीष तमतमाता हुआ छत पर कपड़े लेने के लिए चला गया। ये देखकर माया जी बोली, दिव्या इतनी देर में तो तुम खुद कपड़े उतार कर ले भी आती। क्या दोनों के बहस सुने जा रही थी। अब क्या अच्छा लगेगा आशीष ऊपर से तुम लोगों के अंडरगारमेंट्स उतार कर लाएगा। अब माया जी ने ही कह दिया तो दिव्या को छत पर जाना ही पड़ा। वो जब ऊपर जाने लगी तो तनु बोली, अब थोड़ा जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा भी लो, क्या भगवान ने तुम्हारे पैरों में शक्ति नहीं दी है, इतनी देर में तो भाई कपड़े उतार के भी ले आएगा। उसकी बातों को सुनकर दिव्या जल्दी जल्दी से अपने कदम सीढ़ियों पर बढ़ाने लगी, लेकिन अभी 7-8 सीढ़ी चढ़ी ही थी कि उसे चक्कर आ गए और वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आकर गिरी। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गई। अचानक हुए इस हादसे से सब लोग हैरान रह गए। आनन फानन में दिव्या को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसका मिसकैरेज हो चुका था। यहाँ तक कि सीढ़ियों से गिरने के कारण उसका एक पैर बहुत ज्यादा चोटिल भी हो गया था।
आज तक इस कारण से अपने उस पैर पर वो पूरी तरह से खड़ी भी नहीं हो पाई। उस दिन की टीस आज भी दिव्या के मन में थी। इस कारण वो तनु को माफ भी नहीं कर पाई। हालांकि तनु की शादी हो गई, वो अपने ससुराल के लिए चली गई, लेकिन दिव्या ने अपने आप को तनु से दूर ही रखा। वो तनु से बात भी नहीं करती थी। शादी के समय भी उसका सारा काम आशीष और माया जी ने ही किया था। दिव्या ने तो तनु के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया। खैर दिव्या ने खाना तो बना दिया और खाना बनाकर वह अपने कमरे में आ गई। माया जी जानती थी कि दिव्या खाना तो नहीं परोसेगी, इसलिए वो खुद से उठी, अपना और तनु का खाना लेकर के बाहर आ गई। माया जी को खाना लाते हुए देखकर तनु गुस्सा हो गई और वह चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्या ईगो लेकर बैठी हुई हैं कि खाना भी नहीं परोस सकती हैं? बेटा मैं खाना परोस तो रही हूँ, फिर क्यों बातें बना रही हैं? तुझे तो खाने से मतलब होना चाहिए। माया जी तनु को समझाते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे, मैं अपने मायके आई हुई हूँ। इस घर पर मेरा भी उतना हक है जितना कि उसके पति का है, फिर इतना तमाशा क्यों करना? माता पिता ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि ननंद प्रेगनेंसी में यहाँ आई है तो थोड़ी सी उसकी सेवा ही कर दें। तनु ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि अंदर दिव्या को भी सुनाई दे गई। ये सुनकर वो बाहर निकल करके आ गई। ननंद रानी, कभी तुमने मुझे चैन से रहने दिया था? जो मुझसे सेवा की उम्मीद कर रही हो, इतना ही सेवा का शौक है तो अपनी माँ और भाई से करवा लो, मुझसे तो कोई भी उम्मीद मत करना। शुक्र करो कि मैं रोक नहीं रही हूँ किसी को, वरना जिस तरह की तुम्हारी हरकतें रही हैं ना, माँ के बाद मायका भी नहीं रहेगा। दिव्या के मुंह से ये बातें सुनकर तनु ने अपनी मम्मी की तरफ देखा। माया जी ने हाथ जोड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया, पर इतना तो तनु को भी समझ में आ गया था कि दिव्या अब उसकी कोई भी सेवा नहीं करने वाली है। और आखिर ऐसा हुआ भी। तनु की डिलीवरी मायके में ही हुई, जिसके लिए माया जी ने एक काम वाली रख ली। दिव्या ने तो उसके किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। खैर कुछ दिनों के बाद तनु जब अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल चली गई, उसके बाद दिव्या ने कंसीव किया और वह भी माँ बनने वाली थी। इस बार दिव्या ने अपना पूरा ख्याल रखा और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दिव्या ने पहले ही माया जी और आशीष जी से कह दिया था कि वह तनु का साया भी अपने और अपने होने वाले बच्चे के ऊपर नहीं पड़ने देंगी। कुछ दिनों के बाद जब दिव्या की गोद भराई की रस्म होनी थी तो माया जी ने तनु को भी बुलाया, लेकिन दिव्या ने साफ बोल दिया कि अगर तनु आएगी तो मैं कोई भी गोद भराई की रस्म नहीं करने वाली हूँ और मैं अपना रूम भी नहीं खोलूंगी। जब तक वह इस घर में रहेंगी, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं अपने पुराने जख्मों को ना ही भूली हूँ और ना ही कभी भूलूंगी। आशीष ने दिव्या को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी भी कीमत पर तनु को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। और माफ भी कैसे करती? इतना सब कुछ करने के बाद भी तनु को ऐसा लगता था कि उसने कोई भी गलती नहीं की है। अभी भी वह दिव्या के साथ बदतमीजी करती थी। जब कभी भी आमना सामना हो जाता था, पता नहीं किस घमंड में जीती थी तनु। आखिर दिव्या ने तनु को गोद भराई की रस्म में नहीं आने दिया। माया जी ने तनु को कुछ बहाना बनाकर बात को टाल दिया कि उसे गोद भराई में क्यों नहीं बुलाया। अब दिव्या की डिलीवरी को लगभग 15 दिन ही शेष बचे थे कि तनु जानबूझकर मायके आ गई कि देखते हैं अब दिव्या क्या करेगी। माया जी और आशीष जी क्या करते? तनु तो वहां पर अपना रुतबा दिखाने के लिए आई थी कि देख लो, तुम्हारे कुछ भी बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ आऊंगी तो मेरी खातिरदारी तो होगी ही, भले ही अभी तुम्हें देखभाल की ज्यादा जरूरत है, फिर भी मेरी माँ मेरी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाली है। और ना ही मेरा भाई। सिर्फ 15 दिन ही शेष बचे थे दिव्या की डिलीवरी को, और तनु जानबूझकर मायके में आकर बैठी थी और दिखा रही थी कि देखो तुम्हारी सास और तुम्हारा पति कैसे मेरे आगे पीछे नाचते हैं। इस बार दिव्या ने भी ठान लिया था कि वह तनु को दिखाकर ही रहेंगे कि हर बार तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। तुम बेटी हो तो बेटी बनकर ही रहना पड़ेगा, बहू बनने की कोशिश मत करना और मेरे से तो कोई भी उम्मीद ही मत करना। जिसकी बेटी और बहन हो उससे
ही उम्मीद करना। दिव्या ने साफ साफ बोल दिया। तनु को इस घर से तुरंत का तुरंत रवाना करो, नहीं तो मैं मेरे मायके जा रही हूँ। दिव्या इस हालत में थी कि उसका सफर करना खतरनाक था, लेकिन दिव्या अड़ गई थी कि अगर तनु इस घर में रहेगी तो किसी भी कीमत पर वह यहाँ नहीं रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने मायके जाकर रहेगी। और आशीष और माया जी किसी भी कीमत पर इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। रिस्क तो दिव्या भी नहीं लेना चाहती थी, पर उसे पता था कि अगर तनु वहां पर रहेगी तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही जाएगी, और वह तनु जानबूझकर करेगी। इसलिए उसने तय कर लिया था कि या तो तनु उस घर में रहेगी या फिर वह, क्योंकि इस बार दिव्या का पलड़ा भारी था, उसका सफर करना खतरनाक था। इसलिए मजबूर होकर माया जी को तनु से बोलना पड़ा कि वह अपने ससुराल चली जाए। तनु ने अपनी माँ और भाई को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई और बोला, वह आज बहू के लिए बेटी को घर से जाने के लिए कह रहे हैं। वाह क्या जमाना आ गया है, एक यह जोरू का गुलाम है और एक यह मेरी माँ बहू की गुलाम है। और पता नहीं क्या क्या जहर तनु उगलने लगी। माया जी तनु का मुंह देख रही थी, कितनी साइड लेती थी वह तनु की, और कितना किया था उन्होंने तनु के लिए, लेकिन वही तनु आज उन्हें भला बुरा कहने से पहले एक बार भी नहीं सोच रही थी। और माया जी चुपचाप से अपनी बेटी का मुंह देखे जा रही थी और सोच रही थी कितना जहर भरा है तनु के मन में। दिव्या ने जानबूझकर यह सब कुछ किया था। वह तनु की माँ और भाई को उसका असली चेहरा दिखाना चाहती थी, जो आज सामने आ गया था। तनु चाहती तो एक दो बातें बोलकर चुपचाप अपने ससुराल भी जा सकती थी, पर उसने इतनी जहरीली बातें की कि माया जी और आशीष उसका मुंह ही देखते रह गए। और आखिर में घर से निकलते निकलते तनु के मुंह से निकला, जिस होने वाले बच्चे के लिए तुम लोग आज मुझे इस घर से जाने के लिए कह रही हो ना माँ, वह बच्चा सही सलामत इस धरती पर आएगा ही नहीं। यह मेरी बद्दुआ है। कितनी नीच बात तनु ने जाने से पहले अपनी जबान से निकाल दी, जो कि खुद एक माँ थी और अभी कुछ समय पहले ही उसकी डिलीवरी हुई थी। और इसी माँ ने उसकी और उसके बच्चे की इतनी ज्यादा सेवा की थी। आज अपनी माँ के पोते या पोती के लिए उसने इतनी गंदी बात अपने मुंह से निकाल दी। इतनी नीच सोच है उनकी बेटी की, एक अजन्मे बच्चे के लिए बद्दुआएं निकाल रही है। एक माँ होकर आज माया जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, और उन्होंने खींचकर एक जोरदार तमाचा तनु के मुंह पर मारा और बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले पोते या पोती के लिए ऐसे अपशब्द निकालने की। तुरंत निकल जा मेरे घर से, और कभी भी अपना यह मनहूस चेहरा मुझे दोबारा से दिखाना भी नहीं। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह होते हैं, पर ऐसी नीच बोली, कितनी नीच और घटिया हो गई है तेरी सोच। निकल जा मेरे घर से अभी की अभी, नहीं तो धक्के मार कर मैं तुझे निकाल दूंगी। तेरा और तेरी भाभी का नहीं बनता है, यह तुम दोनों के बीच की बात है। जब तुझे जरूरत थी मैंने तेरी सेवा की, जबकि तेरी भाभी नहीं चाहती थी कि तू इस घर में रहे, लेकिन उस वक्त तुझे जरूरत थी तब भी मैं तेरे साथ खड़ी थी। अपनी बहू की कोई भी बात नहीं मानी मैंने, और जब तेरी भाभी की जरूरत है तो मैं उसकी सेवा कर रही हूँ। जब बेटी की तो बहुत अच्छा, और जब बहू की कर रही हूँ तो तुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। और मेरे होने वाले खानदान के वारिस के लिए इतनी गंदी बातें अपने मुंह से निकाल रही है। आज के बाद अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। तनु को माया जी से ऐसे जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तनु इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाली थी। उसने भी जोश में आकर बोला कि वह भी इस घर में बराबर की हिस्सेदार है, तो किसी को हक नहीं है उसे इस घर से निकालने का। इस पर माया जी ने बोला, यह घर उनके नाम पर है, और वह जिसे चाहे अपने घर में रख सकती है और जिसे चाहे उसे निकाल सकती है। उनकी मर्जी के बिना कोई भी उनके घर में नहीं रह सकता है। तनु को माया जी से ऐसे जवाब की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। अपनी घटिया सोच के कारण आज उसने अपनी माँ को भी खो दिया था। उसने अपने भाई आशीष की तरफ देखा, लेकिन अपने होने वाले बच्चे के लिए अपनी बहन के मुंह से इतनी गंदी बात सुनकर आशीष भी हैरान था। उसने चुपचाप से अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वह तो अच्छा हुआ कि दिव्या उस वक्त सो रही थी और उसने यह सारी बातें नहीं सुनी थी, नहीं तो एक बहुत बड़ा बवाल हो जाता आज घर में। खैर तनु को घर से बाहर करके माया जी तुरंत ईश्वर के पास गई और उनसे हाथ जोड़कर सही सलामत अपने होने वाले पोते या पोती को इस धरती पर लाने के लिए विनती की।
खैर कुछ ही दिनों के बाद दिव्या ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद बेटी होने की खुशी में आशीष ने एक छोटी सी पार्टी दी, जिसमें सभी रिश्तेदार भी शामिल हुए थे, सिवाय तनु के। अपनी हरकतों की वजह से आज उसने अपना मायका हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। पहले तो ऐसा लगता था कि माया जी के बाद उसका मायका खत्म होगा, लेकिन अपनी कड़वी जुबान और घटिया सोच के कारण माँ के जीते जी भी उसका मायका खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।